Hello everyone, a very good day to all of you. Here I am once again with another part of our series Single Fillers. This is part 4th. Hey, I am Yashveer Singh and I am welcome you to your own YouTube channel FP Exam Prep. As you already know, पिछले 3 वीडियोस में हमने कम से कम 30 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और उन 30 क्वेश्चंस के साथ हमने 30 कॉन्सेप्ट्स भी किए हैं. सो अभी इस वीडियो में हम 31st क्वेश्चन से इसे कंटिन्यू करते हैं. चलिए शुरू करते हैं. चलिए देखिए 31st क्वेश्चन क्या कहता है हमारा. ए गर्ल विद ब्लू आईज हैज जस्ट गोन डैश द डोर. अब ये फिलर है. इस 4 ऑप्शंस में से हमें इसमें एक ऑप्शन भरना है. सो एज यू ऑलरेडी नो कि यहाँ पर जो हमें प्रीपोजिशन भरनी है वो इन 4 में से एक प्रीपोजिशन भरनी है. और जैसा कि आप जानते ही हो कि चारों की चारों ही प्रीपोजिशन है. ठीक है, पेपर में इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा. अभी प्रॉब्लम यह है कि देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है कि हमें पहले वो पार्ट्स हटा देने जो किसी भी तरीके से ठीक नहीं है. तो आपको पता है ऑफ कभी नहीं आएगा, ऑफ का कोई सेंस नहीं बनता इसके अंदर. और बिसाइड का भी कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि बिसाइड का मतलब होता है बाय द साइड ऑफ, मतलब साथ में, नियर. तो इन दोनों का मतलब दरवाजे से कुछ नहीं है. तो अब दरवाजा क्या है, वो कह रहा है गर्ल विद ब्लू आईज हैज जस्ट गोन. वो गई है, दरवाजे से निकल कर गई है. तो अब जब दरवाजे से निकल कर वो गई है तो उस चीज की प्रेपोजिशन का हमें नॉलेज होना चाहिए. तो अभी मैं आपको समझा देता हूं कि यहां पर ये जो फ्रॉम प्रीपोजिशन लिखी हुई है, इसका जो इंग्लिश में यूजेज होता है वो बेसिकली क्या होता है. फ्रॉम का यूज हमेशा ओरिजिन के लिए किया जाता है. ओरिजिन का मतलब समझते हो आप लोग, हिंदी में कहें तो उत्पत्ति. यानी कि मतलब कोई भी चीज कहां से ओरिजिनेट हुई है, अगर ओरिजिनेशन, पॉइंट ऑफ ओरिजिनेशन बताना चाहते हो किसी चीज का, तो फिर उसके लिए फ्रॉम लगता है. हालांकि सिर्फ यही यूज नहीं है, फ्रॉम के और भी यूज होते हैं, लेकिन इस कंटेक्स्ट में मैं फ्रॉम का यूज आपको बता रहा हूं. अब दरवाजा उसका ओरिजिन नहीं है, ठीक है, तो ओरिजिनेशन की प्रीपोजिशन तो यहां नहीं बनेगी. दूसरा है हमारा थ्रू. इंग्लिश में थ्रू प्रीपोजिशन का यूज अगर देखा जाए तो गो वाया 3D स्पेसेस किया जाता है. अभी ध्यान से देखेंगे इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हर बच्चे को नहीं पता होती. थ्रू प्रीपोजिशन का यूज हम तभी करते हैं जब कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज किसी 3D स्पेस से होकर क्या करती है, गुजरती है. मान लीजिए ये कोई 3D स्पेस है, ठीक है, 3D स्पेस हो गया मान लीजिए. पहले तो आपको ये पता होना चाहिए 3D स्पेस होता क्या है. ठीक है, ये मेरे से बनाना ही नहीं आ रहा. चलिए देखिए, ठीक है. तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए 3D स्पेस क्या होता है. तो 3D स्पेस में आपको समझा देता हूं. एक होता है 2D और एक होता है 3D. इसमें D का मतलब डायमेंशन होता है. 2D का मतलब होता है जहां पर सिर्फ आप क्या देख सकते हो, किसी भी चीज की लेंथ और ब्रेड्थ. ठीक है, जिसकी लंबाई हो और जिसकी चौड़ाई हो, सिर्फ आप लंबाई और चौड़ाई को ही मेजर कर सकते हो, उसको हम 2D स्पेस कहते हैं. और 3D स्पेस में क्या होता है, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, जिसमें तीनों चीजें होती हैं. यानी कि मतलब जिस संसार में हम जी रहे हैं वो पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है हमारा वो 3D है. यानी कि मतलब जिस भी चीज को तुम हाथ में पकड़ सकते हो वो 3D स्पेस होता है. तो बेसिकली जब भी कोई चीज किसी 3D स्पेस से होकर गुजरती है तो उसके लिए हमें क्या लगाना पड़ता है, थ्रू लगाना पड़ता है. अब आप ध्यान से देखो, ये जो डोर है वो 3D स्पेस ही तो होता है. ये जो डोर होता है वो किसी दीवार में काट कर ही तो उसको बनाया जाता है. दीवार क्या है, 3D स्पेस है. जब बंदा यहां से निकलकर यहां जाएगा तो वो एक 3D स्पेस से होकर गुजर रहा है. तो इसकी प्रीपोजिशन हमारी क्या हो जाएगी, थ्रू. तो इसका आंसर बनेगा हमारा थ्रू. ओके, तो हमेशा ध्यान रखें, जैसे किसी टनल से ट्रेन गुजरती है तो आप यही तो बोलते हैं ना, थ्रू द टनल. तो टनल क्या है, एक 3D स्पेस है. तो 3D स्पेस से होकर कोई भी चीज गुजरेगी तो उसके लिए थ्रू प्रीपोजिशन का यूज किया गया. नेक्स्ट देखिए, रवि इज मैरिड डैश अ कजन ऑफ माइन.
अभी आपको ध्यान रखना है, इसमें फ्रॉम है, विद है, टू है, अलोंग विद है। तो ये चारी के चारे प्रपोजिशन अगर आप सेंस के अकॉर्डिंग देखते हो तो ये चारों की चारों प्रपोजिशन ठीक होती है। लेकिन मैं आपको इससे पहले कुछ समझा देता हूँ कि कभी भी मैरिड वर्ब के साथ ना तो फ्रॉम प्रपोजिशन का यूज किया जाता है, ना विद का और ना अलोंग विद का। मैरी वर्ब के साथ अगर कोई प्रपोजिशन होती है तो सिर्फ और सिर्फ टू यूज होती है, तो इसका आंसर टू होगा। अब इसके पीछे का मैं कॉन्सेप्ट समझा देता हूं आपको। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है देख लें। पहली बात तो ये जो मैरी वर्ब होती है, ये वर्ब कैसी होती है? ट्रांजिटिव। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद उनके ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो डायरेक्ट आते हैं। अगर कोई भी वर्ब आपकी ट्रांजिटिव है, अगर उसके बाद कोई प्रेपोजिशन लिखी हुई है और फिर उसका ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये ट्रांजिटिव वर्ब और उसके ऑब्जेक्ट के बीच में कभी प्रेपोजिशन नहीं आ सकती। ध्यान रखना है इस बात को। अब क्योंकि मैरी ट्रांजिटिव वर्ब है तो मैरी के बाद हमेशा उसका ऑब्जेक्ट आता है। अगर उसके बीच में आपने टू, विद या कुछ भी लगाया तो पहले तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, सो मैरी वर्ब के बाद प्रीपोजिशन टू का ही यूज होता है, लेकिन अगर वो वर्ब वहां पर ट्रांजिटिव की तरह काम कर रही है तो टू का भी यूज नहीं कर सकते। यहां टू का यूज होगा, वो क्यों हो रहा है मैं समझा देता हूं। मैं दो एग्जाम्पल लिखता हूं, उससे समझ में आएगा। मैंने लिखा राम मैरिड टू सीता। ठीक है, अब देखिए यहां पर जो ये मैरिड वर्ब है, ये मैरिड वर्ब ट्रांजिटिव होती है। अब उसका जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो कौन है? सीता है। अब लेकिन आपने टू को बीच में रख दिया तो ये किसका ऑब्जेक्ट बना दिया? आपने टू का ऑब्जेक्ट बना दिया, तो ये गलत हो गया। अब सीधा लिखो राम मैरिड सीता, तो यहां तो टू नहीं लगाओगे। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी मैरी वर्ब के साथ क्या आ जाएगा? इज आ जाए, एम आ जाए, आर आ जाए, वॉज आ जाए, वर आ जाए, या कोई भी बी फॉर्म आ जाए और फिर उसके बाद मैरिड लिखा हो, ध्यान रखना है ये मैरिड वर्ब के बाद ये जो वर्ब हो ये अगर होती है तब मैरिड वर्ब क्या हो जाती है? हमारी वर्ब ना रह के एडजेक्टिव की तरह काम करती है। वो क्या बन जाती है? अपने सब्जेक्ट की स्टेट बन जाती है। तो ये वर्ब तो रही नहीं। अगर ये वर्ब नहीं रही तो इसमें ट्रांजिटिव होने की जो प्रॉपर्टी थी वो खत्म हो गई। तो क्योंकि अब ये मैरिड वर्ब इसकी स्टेट है, तो आगे अगर कोई भी नाउन लिखोगे, आप कोई भी नाउन आगे लिखोगे तो उस नाउन के लिए भी क्या देना पड़ेगा? आपको कोई ना कोई प्रीपोजिशन, कनेक्टिंग वर्ड देना पड़ेगा। कनेक्टिंग वर्ड देना पड़ेगा तो उस समय मैरिड वर्ब के साथ हमेशा टू लगाया करो। तो यहां पर ये जो बात लिखी हुई है ना, रवि इज मैरिड, तो ये जो बी फॉर्म लगी है तो इस वजह से मैरिड वर्ब नहीं रही। और उसके बाद ए कजन ऑफ माइन लिखा है, ए कजिन ऑफ माइन। अब होता क्या है कि रवि तो सब्जेक्ट हो गया सेंटेंस का, लेकिन एक कजन ऑफ माइन तो अब सब्जेक्ट नहीं बन सकता। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट बनेगा। अब ऑब्जेक्ट या तो वर्ब का होता है, नहीं तो प्रेपोजिशन का होता है। वर्ब ये रही नहीं तो ये बचा किसका? प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। इज दैट क्लियर? तो समझ में आ गई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन आई पार्टेड डैश माय ब्रदर माय मदर देयर वर टीयर इन माय आईज। अब देखो ये क्वेश्चन ना बेसिकली कई बार पूछ लिया जाता है। पार्ट का मतलब दो मीनिंग होते हैं पार्ट के। एक तो पार्ट का मतलब होता है हिस्सा, और एक का मतलब होता है टू डिटैच। एक मतलब होता है हिस्सा, तो यहां पर बात हिस्से की नहीं हो रही, यहां डिटैच होने की बात हो रही है, अलग होने की बात हो रही है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि पार्ट का मतलब जब अलग होना होता है तब वहां पर दो प्रीपोजिशंस का यूज होता है। एक होता है पार्टेड फ्रॉम और एक होता है पार्टेड विद। तो आपको यह ध्यान रखना है कि पार्टेड फ्रॉम का यूज हमेशा ह्यूमन बीइंग्स के लिए करोगे, ह्यूमन बीइंग्स, क्योंकि फ्रॉम का मतलब होता है कि आप जब ह्यूमन बीइंग से अलग हुए, तो ह्यूमन बीइंग से आप अलग होते हो। अच्छा, पार्टेड विद का यूज करोगे हमेशा ऑब्जेक्ट्स के लिए, क्योंकि वहां पर मीनिंग पार्टेड विद का मतलब है कि आपने उसको किसी को दे दिया, ना कि आप उससे अलग हुए।
तो ऑब्जेक्ट से अगर आप यूज करते हो पार्टेड को तो विद लगाया करो, और अगर ह्यूमन बींग से करते हो तो फ्रॉम लगाया करो। तो अब ये बात तो समझ में आई गई होगी। ऑफ और ऑफ ये वाला तो आएगा नहीं, विद भी नहीं आएगा क्योंकि वहां मदर की बात हो रही है, तो यहां आंसर आ जाएगा आपका फ्रॉम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। डैश द फार्मर्स नोन दैट अ थंडरस्टॉर्म वाज अप्रोचिंग, द फार्मर्स वुड हैव लेफ्ट देयर फार्म्स। सो अगेन मैं आपको बार बार हर वीडियो में ये बात बताता हूं कि कंडीशनल्स हमारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंडीशनल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बार बार ये क्वेश्चन कंडीशनल से पूछा जाता है, चाहे वो एरर हो, चाहे वो फिलर्स हो, कुछ भी हो, एरर उसमें आता ही आता है, फिलर उसमें आते ही आते हैं। तो दिस इज अगेन अ क्वेश्चन ऑफ कंडीशनल्स। अभी कंडीशनल के बारे में मैंने ऑलरेडी बता ही रखा है आपको। भाई कंडीशनल में क्या होता है, एक कंडीशनल क्लॉज होती है, कंडीशनल क्लॉज, और एक उसकी होती है क्या, रिजल्ट क्लॉज। तो कंडीशनल क्लॉज के वर्ब कुछ और होते हैं, रिजल्ट क्लॉज के वर्ब कुछ और होते हैं। अब मैंने आपको बताया था कंडीशनल सेंटेंसेस 3 टाइप के होते हैं या 4 टाइप मान लो, जीरो कंडीशनल भी अगर ऐड करते हो तो जीरो कंडीशनल में क्या होता है, दोनों जो हमारा रिजल्ट क्लॉज और कंडीशनल क्लॉज होती है, तो कंडीशनल क्लॉज तो हमारी किस में होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और रिजल्ट क्लॉज भी क्या होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। यानी कि मतलब दोनों में ही प्रेजेंट इंडेफिनिट के वर्ब्स का यूज होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब के साथ एससीआईएस। फर्स्ट कंडीशनल में मैंने बता रखा है कि अगर आप इफ वाले क्लॉज में लिखना चाहते हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब के साथ एससीआईएस, और उधर विल, शैल, कैन, मे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेकंड कंडीशनल में क्या करना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और इधर वुड, माइट या कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। थर्ड कंडीशनल में क्या होता है, अब देखो थर्ड कंडीशनल ये है हमारा रिजल्ट क्लॉज, वुड हैव लेफ्ट, वुड के साथ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये है हमारा क्या, रिजल्ट क्लॉज। सो ये है हमारा रिजल्ट क्लॉज और ये है हमारा कंडीशनल क्लॉज। तो जब भी कंडीशनल क्लॉज होता है उसमें क्या होता है, इफ के साथ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस उसका ऑब्जेक्ट, और जो रिजल्ट क्लॉज है उसमें सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है। ठीक है, अब आप देख लो कि हमारे पास रिजल्ट क्लॉज दे रखा है वुड हैव V3, तो उसकी अभी हमें क्या लिखनी है, कंडीशनल क्लॉज लिखनी है, और कंडीशनल क्लॉज में क्या आता है, हैड V3। अब देखो इसमें होता क्या है कि इसको दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है, जो हमारी कंडीशनल क्लॉज होती है ना उसको एक तरीके और लिख सकते हो, इन्वर्जन करके उसका। हम इफ को गायब कर दें तो हैड को पहले ले सकते हैं, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो अगर हम चाहे ये लिख दें चाहे ये लिख दें, दोनों ही सेम होते हैं। अगर मैं ये लिखूं इफ आई हैड हेल्प्ड हिम, तो भी वही बात है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं हैड आई हेल्प्ड हिम, तो भी वही बात है। तो यहां पर इफ की तो जगह है ही नहीं, तो फिर किसकी जगह होगी, वर आता नहीं है इसमें, हैव आएगा नहीं, वुड आएगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, हैड आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हैड द फार्मर्स नोन दैट अ थंडरस्टॉर्म वाज अप्रोचिंग द फार्मर्स वुड हैव लेफ्ट देयर फार्म्स। इसका मतलब है कि यदि फार्मर्स को ये बात पता होती कि थंडरस्टॉर्म जो है, वो जो बिजली चमकती है, वो अगर पता होता कि वो आने वाली है तो वो पहले से ही फार्म्स को छोड़कर चले जा चुके होते। ठीक है, लेकिन ना ऐसा हुआ ना ऐसा हुआ। ठीक है, बात आ गई समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वन ऑफ देम गेट अ फेटल वुंड सो ही हैड डैश चांस टू सर्वाइव। अब देखिए ये भी क्वेश्चन जो है रिपीटेडली कई बार पेपर में पूछा जाता है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, आपने पढ़ा भी होगा। बेसिकली इनको डिटर्मिनर्स में करवाया जाता है। ठीक है, आर्टिकल्स में, डिटर्मिनर्स में या एडजेक्टिव में टॉपिक हो जाता है तो उसमें करवाते हैं इसको। क्या, फ्यू वर्सेस लिटिल, फ्यू वर्सेस लिटिल में इसको करवाया जाता है। ठीक है, तो फ्यू वर्सेस लिटिल में क्या होता है कि हमें समझना है कि फ्यू में और ए फ्यू में क्या फर्क होता है, या लिटिल में या ए लिटिल में क्या फर्क होता है। जो फर्क फ्यू और ए फ्यू में होता है वही फर्क लिटिल और ए लिटिल में भी होता है। बस दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो बस इतना होता है कि फ्यू जो होता है वो काउंटेबल नाउंस के लिए लगता है, और लिटिल जो होता है वो हमेशा किसके लिए लगता है, अनकाउंटेबल नाउंस के लिए लगता है। बस ये बात ध्यान रखो। लेकिन दोनों में जो कंसेप्ट है कि ए कब लगेगा और ए कब नहीं लगेगा इसके साथ, वो सेम है।
वो सेम क्या है भाई, मान लो ये फ्यू है और ये वे फ्यू है, तो अगर तुम इसकी हिंदी बनाने चलो तो दोनों का मतलब ही क्या होता है, थोड़ा। लेकिन फिर क्या डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस बस इतना ही है, ये मान के चलो कि मान लीजिए यहां पर मैंने, मान लो मेरे पास कोई भी चीज 100 है। अब मान लो 100 में से मैंने 90 यूज करी, तो तुम कहोगे सर ये तो बहुत ज्यादा हो गया। लेकिन अगर मैं बात करता हूं कि मान लीजिए एक जगह मैंने 100 में से 10 की बात करी, ठीक है। अब आप कहते हो कि 100 में से 10 की बात कर रहे हो तो सर ये बहुत कम है, मतलब इसे थोड़ा ही माने। अब ये 10 जो है ना, ये 10 आप अपनी मर्जी से इसको ना कम या ज्यादा नहीं बता सकते। अब ये डिपेंड करेगा कि 100 लोगों की हमें नीड थी लेकिन 10 ही लोग आए, है ना। हमारे पास मान लो 100 लोग थे लेकिन यूटिलाइज हम 10 को ही कर रहे हैं। अब ये 10 जो हैं, ये आप कैसे कह सकते हो ये कम है या ज्यादा है, ये डिपेंड करेगा कि उन 10 लोगों को हमें किस काम के लिए लगाना है। अब मान लीजिए 10 लोगों को लिए मुझे एक क्या उठाना है, 50 किलो का एक पत्थर उठवाना है। तो अभी आप बताओ कि ये 10 लोग सफिशिएंट हैं या नहीं, तो आप कहोगे सर सफिशिएंट है, 50 किलो का पत्थर 10 लोग उठा लेंगे, बल्कि 2 ही लोग उठा लेंगे इसको तो। लेकिन इन्हीं 10 लोगों को अगर मैं 1000 kg का कोई पत्थर उठवाता हूं तो क्या ये सफिशिएंट है, आप कहोगे नहीं सर। यही फर्क है, ये हो गया ए फ्यू और ये हो गया फ्यू। अगर ऐसे भी समझ नहीं आता है तो मैं फिर समझाता हूं। मान लीजिए कि आपके पास, आपके घर में अचानक कुछ मेहमान आ जाते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपके घर में 10 मेहमान आ गए, 10 गेस्ट्स अचानक टपक गए आपके घर में, ठीक है। अब 10 गेस्ट के लिए आपको क्या है, चाय बनानी है। अब जब 10 गेस्ट के लिए चाय बनानी है तो मान लीजिए आपके पास जो बर्तन है चीनी का, उसमें चीनी बस इतनी है, ज़्यादा नहीं है, बस इतनी चीनी है। अब आपको ये लगता है कि 10 गेस्ट के लिए चीनी कम है या ज़्यादा है, ये डिपेंड, चीनी का कम होना या ज़्यादा होना उसकी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करेगा। इस सिचुएशन में चीनी का कम या ज़्यादा होना डिपेंड करेगा कि वो चीनी उन 10 लोगों के लिए पूरी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। बात समझ में आ रही है कि अगर इस 10 लोगों के लिए चीनी सफिशिएंट है बनाने के लिए, तब तो ये हो गया ए फ्यू या ए लिटिल, क्योंकि क्वांटिटी है तो लिटिल लगा रहा हूं मैं, क्योंकि क्या हुआ कि वो चीनी जो थी वो सफिशिएंट हो गई पूरे 10 लोगों के लिए, लेकिन इन 10 लोगों के लिए चीनी सफिशिएंट नहीं है, तो फिर वो केस बन गया लिटिल का सिर्फ। यानी कि मतलब जो विदाउट ए लगेगा फ्यू या लिटिल, उसका मतलब है ना के बराबर, ऑलमोस्ट नथिंग। और अगर ए लगता है इनके साथ तो इसका मतलब है समथिंग। इसका मतलब है कि मान लो मैं 100 किलो चीनी भी उठा लेता हूं, तो 100 किलो चीनी अगर मैं बोलूं कितनी है तो आप बोलोगे सर बहुत ज्यादा है, लेकिन ये डिपेंड करेगा वो किस चीज के लिए यूज हो रही है। अब मान लो 100 किलो चीनी के लिए, उस 100 किलो चीनी को मैं यूज करता हूं 1 लाख लोगों के लिए, 1 लाख लोगों के लिए मुझे मान लो हलवा बनवाना है, तो अब बताओ वो चीनी की क्वांटिटी कितनी है, तो आप कहोगे सर ये तो बहुत कम है। तो यही बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि चीज कम है या ज्यादा है उसकी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करेगा, उसके यूज पर डिपेंड करेगा। तो आपको क्या देखना है, किसी भी चीज का यूज देखना है। अगर वो यूज सफिशिएंट है उस काम के लिए तो वो ए वाला कंडीशन बन जाता है, और अगर वो यूज सफिशिएंट नहीं है उस काम के लिए तो फिर वो विदाउट ए बन जाता है। मान लीजिए इस क्लास के अंदर 50 बच्चे आते हैं, ठीक है। अब 50 बच्चे आते हैं और अगर एक दिन जो क्लास है, मान लो क्लास अगर मतलब 50 बच्चे की, तो हर दिन 50 बच्चे तो नहीं आएंगे, लेकिन एक पर्टिकुलर अमाउंट होगा ना क्लास चलने का। मान लीजिए एक दिन सिर्फ 2 ही बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। अब मुझे लगता है कि वो 2 बच्चे सफिशिएंट है क्लास चलाने के लिए, तो मेरे लिए तो वही बात है, चाहे 50 हो चाहे 2 हो। लेकिन मुझे ये लगता है कि नहीं, 2 बच्चों में क्लास नहीं चल पाएगी, इसका मतलब ये हो जाएगा कि मैं क्लास दूं या ना दूं, एक ही बात हो गई। तो याद ये रखना है कि किसी भी अमाउंट को, लिटिल या फ्यू के अमाउंट को या नंबर्स को, हमें ये चेक करना है कि जिनके लिए वो यूज हो रहा है उसके लिए वो काम हो जाएगा पूरा उतने अमाउंट से या नहीं हो पाएगा। हो जाएगा तो ए, नहीं होगा तो
विदाउट ए। और एक और सिंपल सा तरीका है अगर आप अप्लाई कर पाओ तो, मान लीजिए फ्यू हो या लिटिल हो, तो जहां पर जिस डैश में इनको यूज करना है वहां नो लगा के देखा करो, और जहां पर ए फ्यू या लिटिल हो, ए लिटिल, वहां पर सम लगा के देख लिया करो। अगर सम से सेंस सही बैठ रहा है तो ए लगाया करो, अगर सम से सेंस ना नो से सेंस सही बैठ रहा है तो विदाउट ए लगाया करो। अब यहां पर लगा के देख लो, वन ऑफ देम गेट अ फैटल वुंड सो ही हैड नो चांस या सम चांस, तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर फैटल वुंड लगा है, इसको फैटल का मतलब बहुत ही घातक, बहुत ही घातक का मतलब है, फैटल वुंड का मतलब है उसके बचने के चांसेस नील हैं, तो यहां पर नो का सेंस बैठेगा कि वन ऑफ देम गेट अ फैटल वुंड सो ही हैड नो चांस टू सर्वाइव। सम चांस है तो फैटल क्यों बताएगा वो, है ना, समझ में आती है बात। तो अब सीधी सी बात है कि यहां अगर नो का सेंस बैठ रहा है तो बच्चों यहां पर ए का तो पॉइंट ही नहीं बैठ रहा है, ए तो लिखा ही नहीं, देखो ए है, लिटिल है। अब आपको पता है लिटिल अमाउंट के लिए है, लेकिन चांस जो होता है वो काउंटेबल होता है, तो आप देखिए चांस हमारा अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल के फ्यू तो आएगा नहीं, या तो लिटिल आएगा ए लिटिल मोर भी नहीं आएगा। अब हमें पता है कि नो चांस दे रहा है तो ए लिटिल भी नहीं आएगा, तो यहां पर क्या आएगा, लिटिल। सो आंसर इज लिटिल बच्चों। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच लॉन्गर डैश दिस बुक। ठीक है, अब देखो हाउ मच लॉन्गर में हमें इन चारों में से एक पॉइंट भरना है। अब आपको एक बात बता देता हूं, नीड वर्ब जो होती है उसमें आईएनजी फॉर्म तो कभी नहीं लगता, आपने पढ़ा भी नहीं होगा, तो देखो ये नीडिंग वाली तो आंसर वैसे ही गलत है। हाउ मच लॉन्गर यू बी नीडेड दिस बुक। अब आपको पता है कि नीड जो होती है वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है, इस नीड वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, दिस बुक, तो जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है ना उसके साथ बी फॉर्म नहीं लगती, तो देखो ये इस वजह से गलत हो गया क्योंकि वो पैसिव बन जाता है। अब या तो हैव यू नीडेड आएगा या विल यू हैव नीडेड आएगा। अब हाउ मच लॉन्गर हैव यू नीडेड, अब हैव यू नीडेड क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि हैव यू नीडेड कंप्लीटेड एक्शंस के लिए आता है। सो अभी तो बुक उसी के पास है ना, तो कंप्लीटेड एक्शन तो ये होगा नहीं, आगे तक रहेगी ये वो बुक उसके पास, तो देखो वहां पर फ्यूचर की बात आ गई, तो आंसर हो गया हमारा विल यू हैव नीडेड। गॉट इट, हाउ मच लॉन्गर विल यू हैव नीडेड दिस बुक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट है दिस इज आवर हाउस एंड दैट इज डैश। अब देखो ये इसमें भी बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को। देखो एक चीज बताता हूं मैं आपको, हमारे दो चीजें होती हैं, एक पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, जब हम केसेस पढ़ते हैं ना प्रोनाउंस के, तो दो चीज होती है, एक पॉजेसिव एडजेक्टिव और एक होता है पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव एडजेक्टिव में हमारे हो जाते हैं आई का, माय, वी का, आर, यू का योर होता है, ही का, हिज, हर, इट्स, वंस। ठीक है, ये हमारे पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गए। इन्हीं का पॉजेसिव प्रोनाउन बनता है, माई का क्या बन जाता है, माइन, आर का आर्स, योर का योर्स, हिज का हिज होता है बच्चों, हर का हर्स हो जाएगा, इट का नहीं होता और वंस का नहीं होता। ठीक है, अब हमें यह बात समझनी है इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। अब इसमें और इसमें डिफरेंस है, ये जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है इसका नाम पॉजेसिव एडजेक्टिव रखा ही इसलिए गया है क्योंकि ये हमेशा नाउन के पहले बैठकर काम करता है। इसका मतलब है इसे बिना नाउन के कभी लिखा नहीं जा सकता। ये जितने भी पॉजेसिव एडजेक्टिव हैं इनके साथ हमेशा एक नाउन कंपलसरी होगा। क्या तुम कभी कह सकते हो दिस इज माय, आप कहोगे नहीं सर क्यों, क्योंकि जब भी आप बोलोगे दिस इज माय तो उसके आगे बताना पड़ेगा चेयर, पेन या वट एवर तुम्हारा जो है, तो माय के बाद हमेशा क्या चीज तुम्हारी है वो बताना पड़ेगा। लेकिन इन दोनों को मिलाकर अगर आप नाउन लिखना नहीं चाहते हो, सिर्फ दोनों को मिलाकर दोनों ही काम कर ले, हिज और नाउन दोनों का ही काम कर ले, तो तुम्हें ये लिखना पड़ता है। इसका मतलब है इसके साथ नाउन देना पड़ेगा और इसके साथ नाउन की जरूरत होती नहीं क्योंकि इसके साथ नाउन अंडरस्टूड होता है। बात क्लियर हुई? चलिए अब आ जाओ इधर, मैं आगे समझाता हूं। दिस इज आवर हाउस, ये हमारा घर है, एंड दैट इज, अगर मैं बोलूं दैट इज देयर
हाउस, मान लो ये बोलूं, ठीक है। अगर मैं बोलूं दिस इज आवर हाउस एंड दैट इज देयर हाउस, तो हम क्या कर रहे हैं, हाउस को और हाउस को रिपीट कर रहे हैं। तो अगर हम इसको रिपीट ना करें तो ये तो अंडरस्टूड है ना कि हाउस की ही बात हो रही है, तो हम क्या करें, यहां सिर्फ देयर लिख दें। लेकिन हमें पता है कि अगर हम सिर्फ देयर लिखेंगे तो देयर है पॉजेसिव एडजेक्टिव, तो पॉजेसिव एडजेक्टिव बिना नाउन के आता नहीं है, तो नाउन देना पड़ेगा। तो हम ऐसा क्या लिखें कि यहां पर नाउन भी आ जाए और देयर भी आ जाए, तो सीधी सी बात है देयर्स लिख दो, देयर्स लिख दो। देयर से क्या होगा, देयर हाउस बन गया इक्वल। तो यहां पर हमारा क्या आंसर हो गया, ये हो गया। देयर हो नहीं सकता, पॉजेसिव एडजेक्टिव देम का यूज होगा नहीं, ऑब्जेक्टिव केस है, ये तो एब्सोल्युटली गलत है, ठीक है। एब्सोल्युटली गलत इसलिए है क्योंकि देयर में कभी पॉजेसिव एपोस्ट्रोफी एस लगता ही नहीं, वो तो पहले से ही पॉजेसिव केस होता। आई थिंक ये बात क्लियर हो गई होगी बेटा आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, ही हैज बीन स्टेइंग इन दिल्ली डैश अ लॉन्ग टाइम। अब देखो ये कई बार आता है पेपर के अंदर, सिंस वर्सेस फॉर, इन दोनों का डिफरेंस आ जाता है, तो ये ध्यान से समझ लें, पेपर में नॉर्मली पूछ लिया जाता है। देखिए सिंस का यूज जो होता है ना इंग्लिश में, वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किया जाता है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किया जाता है। जबकि जो फॉर का यूज होता है इंग्लिश में, वो हमारा पीरियड ऑफ टाइम के लिए किया जाता है। पीरियड बोलूं या ड्यूरेशन बोल दूं, कुछ भी बोल दूं, ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए। अब इन दोनों का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि पॉइंट ऑफ टाइम को हम कैसे कंसीडर करेंगे और ड्यूरेशन या पीरियड ऑफ टाइम को कैसे करेंगे। बहुत सिंपल तरीका ये है कि ड्यूरेशन हमेशा ऐसे ही टाइम की बन सकती है जो कभी शुरू हुआ हो और कहीं जाकर एंड भी हुआ हो, क्योंकि ड्यूरेशन बिना शुरू होकर बिना एंड होने तक नहीं बन सकती। आप अगर इसको काम को शुरू करते हो और कहीं एंड नहीं करते हो तो ड्यूरेशन कैसे बन जाएगी, जब तक कि वो कहीं खत्म नहीं होगा तब तक वो ड्यूरेशन बन ही नहीं सकती। सो अगर यहाँ खत्म हुआ तो ड्यूरेशन यहाँ 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 यहाँ, ये सब ड्यूरेशन ही है, लेकिन उनका उसका एंड होना जरूरी है। लेकिन पॉइंट ऑफ टाइम जो होता है ना, वो शुरू तो होता है और वो आगे शिफ्ट करता रहता है, वो कभी फिनिश नहीं होता। अब मान लो मॉर्निंग है, मॉर्निंग क्या ड्यूरेशन हो सकती है? नहीं, मॉर्निंग एक पॉइंट है। मान लो मैंने 12 o'clock बोल दिया तो क्या ये ड्यूरेशन है? नहीं, ये पॉइंट ऑफ टाइम है। मैंने बोल दिया विंटर तो ये पॉइंट ऑफ टाइम है, क्योंकि इनका कहीं एंड नहीं है, एंड मैंने शो ही नहीं किया। लेकिन अगर मैंने बोला 5 days, तो 5 days कब बने होंगे? जब 5 खत्म हो गए तभी तो 5 days बोल रहे हो आप, तो शुरू होकर खत्म हुआ है तभी तो बोल रहे हो, तो दिस इज ड्यूरेशन। अब ये जो लॉन्ग टाइम है, ये क्या मानते हो आप, ड्यूरेशन है पॉइंट ऑफ टाइम? तो ज्यादातर बच्चे इसको पॉइंट ऑफ टाइम बोल रहे होंगे। लेकिन अगर वो लॉन्ग बोल रहा है तो लॉन्ग कैसे पता लगा आपको? वो शुरू होकर खत्म ही तो हुआ। अगर एक रस्सी है, वो लॉन्ग है या शॉर्ट है, कैसे पता लगती है आपको? कहीं से शुरू होकर कहीं खत्म हुई होगी, वो दूसरे के अकॉर्डिंग जब उसको आप कंपेयर करोगे तभी तो पता लगेगा लॉन्ग है शॉर्ट है। तो वो खत्म हुआ होगा तभी तो पता लगा होगा। तो देखो अगर ये शुरू होकर खत्म हुआ है तो ड्यूरेशन हो गई, तो 4 आ जाएगा। तो यहां पर सिंस नहीं होगा, फ्रॉम नहीं होगा, टिल नहीं होगा। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The cold breath of autumn had dashed the ivy leaves from the vine and the branches remained almost bare. देखो अच्छा क्वेश्चन है बेटा। हेड आ गया। अब हेड के साथ आपको पता है हैज के साथ, हैव के साथ और हेड के साथ पूरी एंटायर इंग्लिश में सिर्फ और सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगा सकते हो। वर्ब की थर्ड फॉर्म के अलावा कोई फॉर्म नहीं लगती है इन तीनों के साथ। सो ध्यान रखें, स्ट्राइक और स्ट्राइकिंग ये दोनों तो यहां ऑलमोस्ट खत्म हो गए। ना स्ट्राइक आएगा फर्स्ट फॉर्म है, ना स्ट्राइकिंग आएगा एनजी फॉर्म है। अब दो ही चीजें आ सकती हैं, या तो स्ट्रिकन या स्ट्रक। अब स्ट्रिकन भी वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है और स्ट्रक भी वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। अब हमें कैसे पता लगे कि दोनों में से हमें रखना कौन सा चाहिए? तो ध्यान ये रखेंगे कि जिन वर्ब्स की दो दो V3s होती हैं उनमें डिफरेंस होता है। जैसे तुमने देखा होगा ड्रिंक, ड्रंक, ड्रंक, ड्रंकन, ठीक है। ऐसे देखा आपने लोड, लोडेड, लोडेड, लेडन, ठीक है। ऐसे आपने देखा होगा श्रिंक, श्रंक,
श्रंक, श्रंकन। ऐसे ही एक वर्ब है हमारी स्ट्राइक, स्ट्रक, स्ट्रक, स्ट्रिकन। अब आपको पता है ये भी V3 और ये भी V3। सो इनमें कैसे पता लगे कि इनका यूज कैसे होता है? बात समझ में आ रही है? ये तो चलो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई। इनको कैसे पता करें कि कहां हमें ये V3 लगानी है और कहां ये V3 लगानी है? यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहां पर, जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं, समझ लो। अब होता क्या है, ये जो EN फॉर्म होती है, ये वाली EN फॉर्म जो होती है, ये प्योर एडजेक्टिव होती है। क्या होती है? एडजेक्टिव, जिसे आप पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हो, पास्ट पार्टिसिपल। और आपको पता है कि जो एडजेक्टिव होता है वो कभी भी वर्ब का काम नहीं करता, वो हमेशा किसी की स्टेट होता है। जैसे मैंने बोला, चलिए देखिए एग्जांपल देता हूं मैं आपको। द स्वेटर हैड श्रंक, श्रंकन आफ्टर रिपीटेड वॉशिंग। दूसरा मैंने लिखा, ग्रेट साल्ट लेक is a shrunken remnant of Lake Bonneville. BONNEVILLE of Lake Bonneville। ठीक है, चलिए दो मैंने आपको एग्जांपल लिख के दिए। अब देखो यहां दो वर्ड है, श्रंक, श्रंकन, श्रंक, श्रंकन। अब कह रहा है द स्वेटर हैड श्रंक या श्रंकन आफ्टर रिपीटेड वॉशिंग। अब देखो यहां हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज किया है हमने। अब हैड के साथ हमेशा मेन वर्ब आती है, एक्शन वर्ब आती है। तो देखो ये तो एक्शन हुआ हमारा श्रंक वाला, और ये हमारा एडजेक्टिव हुआ। तो यहां पर हमें वर्ब की नीड है या एडजेक्टिव की नीड है? तो आप कहोगे सर हेल्पिंग वर्ब के बाद तो मेन वर्ब आती है। तो देखो यहां पर ये नहीं आ सकता। तो यहां पर हेड के साथ हमेशा वर्ब की हमें एक्शन फॉर्म लिखनी है। और एक्शन फॉर्म कौन सी होती है हमारी? पहली वाली V3। इधर आ जाओ, ग्रेट साल्ट लेक इज अ श्रंक या श्रंकन रेमिनेंट। अब यहां पर हमें वर्ब की जरूरत है या एडजेक्टिव की जरूरत है? क्योंकि रेमिनेंट नाउन है, नाउन से पहले एडजेक्टिव आते हैं उनको डिस्क्राइब करने के लिए। तो देखो यहां एडजेक्टिव फॉर्म लिखनी है, तो ये वर्ब फॉर्म है, ये नहीं लिख पाओगे, ये लिख पाओगे। तो बात आप अगर समझ सकते हो तो समझ लो कि जो EN फॉर्म होती है वो प्योर एडजेक्टिव्स होते हैं और वो किसी नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए ही यूज किए जाते हैं। एज अ वर्ब फॉर्म वो कभी यूज नहीं किए जा सकते। लेकिन अगर तुम्हें वर्ब फॉर्म में लिखना है तो वो हमेशा जो पहली वाली V3 है उनको लिखा करो। और भी सिंपल अगर मैं इसको बना दूं आपके लिए, तो आप ध्यान रखें, हैड के साथ, हैज के साथ और हैव के साथ, और या कोई बी फॉर्म हो, इज, एम, आर, वॉज, वर, उनके साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्ब फॉर्म लिखा करो। लेकिन इसके अलावा अगर तुम्हें कहीं वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ जाए तो वो EN वाली फॉर्म लिखा करो। अब आ जाओ इधर, द कोल्ड ब्रेथ ऑफ ऑटम हैड, हैड आ गया। अब तुम्हें पता है हैड के साथ तो एक्शन वाली वर्ब की फॉर्म लिखनी है। स्ट्रिकन हमारा क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। तो स्ट्रक हमारा आंसर हो गया, ये आ गया आंसर हमारे पास। सिंपल बात समझ में आ गई? चलिए अपने इस वाले लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन आज हम कर रहे हैं। देन इसके बाद हमारे 10 क्वेश्चन और बचेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में इसको हम फिनिश करते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन ध्यान से देखें बच्चों। A letter dashed by my father in response to the letter sent by my principal. A letter by my father. ठीक है, अब देखो, write, will be written, will write, has written. अब आपको ये तो समझना है कि a letter will be written। अब आपको ये पता है कि जब a letter by my father लिखा है तो letter की हमें स्टेट बतानी है। तो स्टेट बताने के लिए कभी भी फर्स्ट फॉर्म का यूज नहीं होता, हमेशा
सेकंड फॉर्म का यूज होता है, तो ये दोनों तो आ ही नहीं सकते, या तो विल बी रिटन होगा या हैज रिटन होगा। अब आपको पता है कि जब भी किसी सब्जेक्ट को हम ऐसे सब्जेक्ट को यूज करते हैं जो एक्शन कर नहीं सकता बल्कि उसके ऊपर एक्शन हुआ है, उसने एक्शन किया नहीं है, उसके ऊपर एक्शन किया गया है, उसने लेटर ने लिखा नहीं है, लेटर को लिखा गया है, तो हमेशा पैसिव फॉर्म यूज की जाती है। अब देखो हैज रिटन लिख नहीं सकते क्योंकि यहाँ बी फॉर्म नहीं है, सिर्फ बी फॉर्म एक में ही है, विल बी रिटन। तो देखो आंसर आ जाएगा हमारा विल बी रिटन। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो ये है फिलर्स हमारे। तो इस तरीके से आप देख रहे होगे कि फिलर्स में भी ग्रामर का कितना यूज किया जा रहा है। सो मैं अगेन वही बात कहता हूं कि जितनी अच्छी ग्रामर आप अपनी कर लेंगे उतने ही अच्छे तरीके से आप इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, ऐसे ही ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स में बताता रहूंगा आपको। अगर आप मेरे से जुड़े हुए हैं तो आई एम श्योर कि आपकी ग्रामर की प्रॉब्लम्स धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। तो चलिए आज का सेशन यही खत्म करते हैं।